हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार भाल से बहुत लंबे समय के बाद में वापस ऑनलाइन क्लास की तरफ आज मैंने और रुख किया है। उसकी मेन वजह है कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो पास में आने वाली है और प्लस अर्थशास्त्र की जो है वो एक नई जो है वो प्रश्न बैंक जारी हो गई है 2022-23 की। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने विमर्श पोर्टल में जाके और साथ ही साथ उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। मगर नई प्रश्न बैंक आ गई है और इसी प्रश्न बैंक के आधार पर मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले बोर्ड की एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं। प्रश्न बैंक के साथ साथ नई ब्लूप्रिंट आ चुकी है, आप उसको भी देख सकते हो नई ब्लूप्रिंट को कि किस इकाई में से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर के आने वाले हैं और वो किस तरीके से होंगे। तो ये भी जो इस प्रश्न बैंक के साथ में दी गई है, आप इसको भी देख सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों का इस वीडियो से फ़ायदा मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो आज जो है हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम थोड़ा कोर्स आगे बढ़ चुका है और अभी जो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम जो होने वाली है उसके पर्पस से मैंने सोचा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपेक्षा जो है हम समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका स्टार्ट करें। व्यष्टि अर्थशास्त्र भी पढ़ेंगे आगे जैसे ही समय मुझे मिलेगा, मगर समष्टि अर्थशास्त्र का थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बहुविकल्प क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम जो है आज कवर करने वाले हैं अलग अलग इकाइयों को लेकर, जिसमें आज मैंने सोचा है कि अपन जो है वो जो समष्टि अर्थशास्त्र का जो पहला भाग या पहला अध्याय जो है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, उसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा किताब का भाग 2 और लिखा हुआ है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें पहला अध्याय है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। कुल जो है वो 2 नंबर की इकाई है और दोनों नंबर जो हैं वो वस्तुनिष्ठ नंबरों में से आने वाला है। तो एक ये की अच्छी बात है कि इसमें हमको बड़े क्वेश्चन कवर नहीं करना है, हम छोटे ही क्वेश्चनों को इसमें कवर करेंगे और बहुविकल्प पर ही ध्यान देंगे और बहुविकल्प कंप्लीट करके हम जो है इस इकाई को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझेंगे भी कुछ क्वेश्चनों को और देखेंगे भी कि किस तरीके से जो है वो हम इन क्वेश्चनों को हम कवर कर सकते हैं और क्या करना पड़ेगा हमको, ये देखते हैं अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आप जानते होंगे, अपने अगर रेगुलर क्लासेस अटेंड की होगी क्लास में जाके तो आपको पता होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। ठीक, और समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन, बड़ी इकाइयां मतलब छोटी इकाइयों को जोड़ के उनका एक समग्र बनाता है और उन समग्र का अध्ययन जो है वो कौन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र। तो जिसमें पहला है व्यक्तिगत इकाइयों व्यक्तिगत परिवार का, दूसरा है समग्र का, तीसरा है व्यक्तिगत फर्म का और उसके बाद द नंबर है व्यक्तिगत इकाइयों का। तो इसमें जो दो ब है समग्र का, तो वो जो है वो आपका राइट है इसमें, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है वो किसका अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है समग्र का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है वो है समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तो देखो समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की जो है वो समस्या है, और वो भी है समष्टि की। इसकी है वो समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या है। समझ रहे हो आप लोग? तो इसमें हमारे पास ब जो है वो राइट रहेगा। अगला जो प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं और वो है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है, यानी सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री किस अर्थशास्त्र की है। तो देखिए कीमत का निर्धारण जो है वो कौन सा अर्थशास्त्र करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र करता है। मांग और पूर्ति के समायोजन से
किस तरीके से कीमत का निर्धारण होता है, ये आप लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा जब कीमत निर्धारण आपको आपने पढ़ा होगा तब। तो कीमत जो है वो कीमत का जो निर्धारण अगर देखा जाए तो वो कौन सी इसमें होगा सामान्य कीमत का, वो होगा आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र का की विषय सामग्री है, ये वाली इसकी बात हो रही है हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और वो लिखा हुआ है कि समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में कब आया। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बाद हुआ है, ये बात थोड़ा आप दिमाग में रखिए। और इसके जन्म या फिर इसका अस्तित्व में लाने का जो सबसे जो प्रमुख जो अर्थशास्त्री हैं वो हैं जे.एम. किन्स। आप समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो समष्टि अर्थशास्त्र में देखिए विनियोग का सिद्धांत या फिर उपभोग फलन का सिद्धांत, ठीक है ना, ब्याज का सिद्धांत है। तो इन सिद्धांतों में किन्स जो है वो बहुत अग्रणी रहे हैं। 1929 में देखो एक चर्चा और कर लेते हैं थोड़ी कि 1929 में हुआ क्या था आखिर। 1929 में विश्व की महामंदी हुई थी और उस विश्व की महामंदी में हुआ ये था कि पूरा विश्व जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र को फॉलो करता था। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को सिद्धांतों पे चलकर जो है वो जितनी भी आर्थिक क्रियाएं थी वो संपन्न होती थी। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो है वो समस्या क्या थी, उसकी समस्या ये थी कि वो उसके जितने भी नियम थे हमने देखे थे, मान्यताएं थी, नियमों और मान्यताओं में वो एक तो बंद अर्थव्यवस्था की बात करते थे। दूसरी बात ये थी कि वो पूर्ण रोजगार की बात करते हैं। ठीक है ना, यानी कि अर्थव्यवस्था में हर वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है, जिसमें योग्यता है, जिसमें समर्थ है, वो जो है उसको काम मिल रहा है। मगर वास्तविकता जो है समाज में या फिर वास्तविकता जो है वो अर्थव्यवस्था में ऐसी नहीं थी और इसी वजह से जो है वो विश्व में जो है 1929 में महामंदी आई। अब देखो महामंदी आई यानी कि कीमतें जो है वो बहुत गिर गई। कीमतें क्या हो गई? गिर गई। उत्पादन के जितने संसाधन थे वो संसाधन जो है वो धीरे-धीरे क्या होने लगे? बेरोज़गार होने लगे। है ना? बेरोज़गार होने लगे यानी कि भूमि, पूँजी, श्रम, साहस, संगठन जिन इनको जो-जो पारिश्रमिक मिलता है, जैसे मज़दूरी, ब्याज, लगान, ठीक है ना? वेतन और लाभ, साहसी को लाभ और हानि, इनमें कमी आने लगी। इनमें कमी आने की वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति छाई और मंदी की स्थिति की वजह से बेरोज़गारी का जो स्तर था वो बढ़ गया। अब 1929 में बेरोज़गारी का स्तर जो है वो बढ़ा। इसको ध्यान में रख के इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अर्थशास्त्रियों ने फिर समष्टि अर्थशास्त्र को अस्तित्व में वो लेकर आए। अब उन्होंने इसमें बताया है कि अगर मंदी को हमें दूर करना है या फिर हमको उत्पादन को बढ़ाना है तो हमको प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? और उन्होंने कहा है कि कोई सी भी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जहाँ पर बेरोज़गारी नहीं हो सकती। हर अर्थव्यवस्था में जो है वो बेरोज़गारी पाई जाती है, मगर उस बेरोज़गारी के स्तर को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं और कम करने का जो उपाय उन्होंने सुझाया था, उसमें उपाय में ख़ास क्या था उन कि क्या किया जाए? प्रभावपूर्ण माँग को बढ़ाया जाए, यानी वस्तु की माँग को अगर बढ़ाएँगे तो वो संबंधित उत्पादक जो है उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और राष्ट्रीय आय और रोज़गार के स्तर में बढ़ोतरी होगी। तो समष्टि अर्थशास्त्र को अस्तित्व में जो आई है, वो आई है 1929 में। ठीक है? अब देखो इतनी सारी चर्चा इसलिए हुई है कि कभी-कभी क्वेश्चन जो है ऐसा फ्रेम होता है या फिर आता है कि 1929 की महामंदी को आप समझाइए। तो वो क्वेश्चन मैंने थोड़ा कवर करने की कोशिश की, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा पसंद आएगा। लंबा थोड़ा इसके बारे में चर्चा हो गई है, मगर कोई बात नहीं, हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि छोटी-छोटी बातें भी हम कवर करते जाएँ और उम्मीद है आप लोग जो है इससे नाराज़ नहीं होंगे और मेरे वीडियो को पसंद करेंगे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 5वें नंबर का और वो ये कह रहा है कि आर्थिक इकाई हो सकते हैं। आर्थिक इकाई जो है हो सकते हैं। देखो आर्थिक इकाई, अब इस बात को समझना ज़रूरी है। समझ रहे हो? आर्थिक इकाई यानी आर्थिक क्रिया में संलग्न। आर्थिक क्रिया में कौन-कौन संलग्न होता है? उपभोक्ता होता है, उत्पादक होता है, सरकार होती है, निगम होते हैं, बैंक होते हैं। ये सभी जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाई हैं। इसलिए इस 5वें नंबर के जो क्वेश्चन है उसका सही जो जवाब है वो है सभी। क्या रहेगा इसका?
सभी, उपभोक्ता है, उत्पादक है, सरकार है और निगम है, ये सभी जो है आय प्राप्त करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो आय प्राप्त करता है, ठीक, आर्थिक क्रियाओं में जो संलग्न है वो आर्थिक इकाई है। अगले क्वेश्चन के आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है और वो है पारिवारिक क्षेत्रक कहते हैं। पारिवारिक क्षेत्रक कहते हैं। अब देखिए पारिवारिक क्षेत्रक किसे कहते हैं, समझ रहे हो? पारिवारिक क्षेत्रक जो है वो किसको कहा जाएगा? देखिए पारिवारिक क्षेत्र में जो है फर्म को भी हम परिवार क्षेत्र कहेंगे, सरकार को भी हम परिवार क्षेत्र कहेंगे। फर्म और सरकार के अतिरिक्त कोई दूसरा बड़ा क्षेत्र है तो उसको भी हम क्या करेंगे, परिवार क्षेत्र कहेंगे। तो जो परिवार क्षेत्र है वो इसमें सभी आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं और 7वें नंबर का, उसमें है विदेशी क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? विदेशी क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? तो देखिए बाह्य क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, विश्व क्षेत्र, ए और बी दोनों। तो जो स नंबर है सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको पिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विदेशी क्षेत्र यानी विश्व क्षेत्र को क्या कहेंगे हम? विश्व क्षेत्र को हम कहेंगे विदेशी क्षेत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है और वो है परिवार क्षेत्र की मुख्य भूमिका क्या है? और वो है क्वेश्चन नंबर 8 और वो कह रहा है कि परिवार क्षेत्र की मुख्य भूमिका क्या है? तो परिवार क्षेत्र की मुख्य भूमिका क्या है? वो है उपभोग। क्या है? उपभोग। क्योंकि परिवार क्षेत्र में सदस्य होते हैं और वो क्या करते हैं? वस्तुओं का उपभोग करते हैं, न तो निवेश, न उत्पादन, न आयात। परिवार क्षेत्र में क्या होता है? उपभोग होता है। अगला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर 9 है और जिसमें लिखा हुआ है कि सामूहिकता शामिल है। सामूहिकता शामिल है। देखो सामूहिकता यानी कि योग, सामूहिकता यानी कि समग्र, सामूहिकता यानी कि व्यापकता और सामूहिकता यानी कि समग्रता। और समग्रता का संबंध किससे है? समग्रता का संबंध है सामूहिक अर्थशास्त्र से। तो सामूहिकता किसमें शामिल है? सामूहिकता शामिल है समष्टि शास्त्र में। आइए अब रिक्त स्थानों पर हम आते हैं। रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान है हमारे पास कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र से नहीं बल्कि दृष्टिकोण से किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि दृष्टिकोण से किया जाता है। देखिए व्यष्टि और समष्टि को अंतर अगर हम कर सकते हैं अगर एक लाइन में, तो वो ये अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका मुख्य यंत्र जो है वो कीमत सिद्धांत है और समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र या फिर अध्ययन क्षेत्र वो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय यानी कि पूरे राष्ट्र की आय की बात हो रही है। अब पूरे राष्ट्र की आय में क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, ठीक है ना। और एक समग्र पहलू की बात होती है, एक पूरी अर्थव्यवस्था की आय की बात हो रही है, यानी समग्र की बात हो रही है। और समग्र का अध्ययन कौन करता है? समष्टि करता है। तो ये रिक्त स्थान में आएगा, समष्टि दृष्टिकोण से किया जाता है। अगला है और वो है समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो देखो इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र को हम क्या योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को हम क्या कहते हैं? व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो योगात्मक अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र, दोनों में से आप जो चाहे वो लिख सकते हो, दोनों जो है वो सही है। अगला है और वो है कि समग्र के समूह या इकाइयों में परस्पर पाई जाती है। समग्र के समूह या इकाइयों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। तो क्या आएगा इसमें? निर्भरता। किसमें? ये तीसरे वाले क्वेश्चन में आएगा निर्भरता। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? निर्भरता। चौथा वाला है और इसमें लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष सामूहिक या बड़े योगों पर लागू नहीं किया जा सकता है। किस अर्थशास्त्र में? किस अर्थशास्त्र का संबंध समूह से नहीं है? किस अर्थशास्त्र का संबंध जो है योग से नहीं है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। तो सिंपल सी बात है, इस चौथे क्वेश्चन में जो है वो उत्तर क्या आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, 5वें नंबर का देखिए और 5वां नंबर जो है वो कह रहा है को समष्टि दृष्टिकोण के विकास का श्रेय दिया जाता है। देखिए जैसे ही मैंने समष्टि की बात की वैसे ही मैंने आपको किन्स के बारे में बात की।
ठीक है। और वैसे हमने 1929 की महामंदी के बारे में बात की, और 1929 की महामंदी को दूर करने या फिर ये महामंदी क्यों आई, इसका कारण खोजने में जो है प्रोफेसर जे.एम. किन्स जो है वो बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है, और वही जो है वो समष्टि दृष्टिकोण के विकास के श्रेयता माने जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जे.एम. किन्स आएगा। ठीक है भाई बच्चों। अगला जो है वो है छठा नंबर का, और जिसमें छठा नंबर पे है कि विजातीय समूह की समस्या अर्थशास्त्र में पाई जाती है। कौन से अर्थशास्त्र में? विजातीय। देखो समूह, अब वापस समूह आ गया। अब समूह का संबंध किससे है? सिंपल सी बात है, समष्टि अर्थशास्त्र से है। किससे है? समष्टि अर्थशास्त्र। देखो समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो योग का अध्ययन करता है, समूह का अध्ययन करता है, और उस समूह में विजातीय इकाइयां हो सकती है। तो इसमें भी उत्तर क्या आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र आएगा। अगला है पूंजीवादी अर्थशास्त्र को भी कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाएगा पूंजीवादी अर्थशास्त्र को? बताइए। पूंजीवादी अर्थशास्त्र यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व हो या फिर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व हो, उस अर्थव्यवस्था को कहा जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था होती है। उसको क्या बोलेंगे हम? मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ रहे हो आप लोग? समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर समझ में अगर आ रहा है तो ठीक। अगला है आर्थिक महामंदी में उत्पन्न हुई। देखिए वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया, आर्थिक महामंदी। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी आपने लेक्चर ये शुरू से अच्छे से अटेंड किया है तो इसका जवाब जो है आप दे सकते हो। ठीक है, 1929 आर्थिक महामंदी 1929 में उत्पन्न हुई। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, और उसमें आ रहा है कि प्रोफेसर जे.एम. किन्स की किताब रोजगार एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत में प्रकाशित हुई। कौन से सन में? सन आएगा इसमें 1936 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1936 में। जैसे ही विश्व की महामंदी आई, वो महामंदी से उन्होंने जो है उसको देखा, कारणों को देखा, ठीक है ना, उस और कारणों को देखने के बाद में फिर उन्होंने इसका जो है वो इसकी आलोचना की, व्यष्टि अर्थशास्त्र की आलोचना की, और फिर अपना एक नए सिद्धांत जो है उन्होंने दिए। जैसे रोजगार का सिद्धांत है, उपभोग फलन का सिद्धांत है, ब्याज का सिद्धांत है, ठीक है। और उन सिद्धांतों को उन्होंने एक किताब में समाहित किया, और उस किताब का नाम था रोजगार एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1936 में प्रकाशित हुई। लिख लीजिए आप चाहो तो। अगला और अंतिम रिक्त स्थान है, और वो है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से क्या संबंधित है? समष्टि, और क्या? समष्टि जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से उसका संबंध होता है। देखिए बच्चों, हमारा रिक्त स्थान भी कवर हो गए, और उम्मीद है कि आपका क्लियर हो चुके होंगे कि कौन सा आंसर जो है वो सही है। आगे हम आते हैं, और आगे जो है हमारे पास में है जोड़ियां। आगे क्या है हमारे पास? देखिए सही जोड़ियों में सबसे पहला है राष्ट्रीय आय एवं रोजगार। देखिए राष्ट्रीय आय एवं रोजगार का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? किन्स ने दिया है। तो पहले का जो है वही सही इसका उत्तर रहेगा। दूसरा है व्यक्तिगत फर्म। अब देखिए व्यक्तिगत फर्म जो है वो किसका अध्ययन का क्षेत्र है? वो है व्यष्टि दृष्टिकोण का है। समझ रहे हो आप लोग? तो इसमें आएगा एफ, फ वाला जो आएगा वो दूसरे का आएगा। ये फ वाला जो है दूसरे का क्या आएगा? फ वाला आएगा। पहले का पहला रहेगा, दूसरे का समष्टि अर्थशास्त्र। अब देखिए समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो समष्टि जो है वो दृष्टिकोण है, तो ये इसका सा आएगा, समष्टि दृष्टिकोण। ठीक है ना। अगला है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से।
अगला है पांचवा, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, तो एक दूसरे के पूरक हो जाएगा। और मैक्रो शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ठीक है ना। मैक्रो शब्द किससे लिया गया, अंग्रेजी भाषा से लिया गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी जोड़ियां हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई है। चौथा क्वेश्चन है और वो है एक वाक्य में, फटाफट अपन कर लेते हैं। एक वाक्य में जो क्वेश्चन है उनको, एक शब्दों में जो क्वेश्चन है उनके उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक वाक्य में वो है, मैक्रो शब्द निम्न किस अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो समष्टि से है ये संबंधित, किससे संबंधित है, समष्टि। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र का एक दोष है, समष्टि अर्थशास्त्र का एक दोष ये है कि इसमें विजातीय इकाइयां पाई जाती है। चाहो तो आप लिखते जाइए, पहले में आएगा मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो वो आएगा समष्टि। दूसरा है, ठीक है ना, समष्टि अर्थशास्त्र का एक दोष है और वो दोष है विजातीय इकाइयां। समष्टि अर्थशास्त्र कब अस्तित्व में आया, सीधी सी बात है, पूरा लेक्चर हमने अभी देख लिया और हमको पता चला है कि 1929 में जो है समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अस्तित्व में आया है। व्यापार चक्र का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो व्यापार चक्र जो है वो अर्थव्यवस्था की एक बड़ी घटना है, संपूर्ण घटना है, समझना है। इसका अर्थ यह है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का ये क्षेत्र है। पांचवा है, राष्ट्रीय स्तर पर या बड़े समूहों के समस्या को हल करने में कौन सा अर्थशास्त्र जो है वो उपयुक्त है। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है क्या है, वो उपयुक्त है। राष्ट्रीय स्तर की जो समस्या है उसका समाधान ही समष्टि करता है। जैसे रोजगार की समस्या, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों की समस्या है, तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो उपयुक्त है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से इनका संबंध कैसा है, स्वाभाविक सी बात है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। देखिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था को हमको समझना है तो हमको व्यष्टि का भी हमको ज्ञान होना चाहिए और समष्टि का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र जहाँ पर छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है उन इकाइयों को इकट्ठा करके योग करके फिर एक समग्र पहलू की बारे में अध्ययन करता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर ही हम अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। अगला है और वो है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, देखो 11वीं में पढ़ भी चुके हैं हम अर्थशास्त्र, जैसे ही सब्जेक्ट आया है आता है सामने, तो वैसे हम सबसे पहले यही बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक जिन्होंने, जो उनकी पुस्तक है, ठीक है ना, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक, वो लिखी है और उन्होंने उसमें जो है अर्थशास्त्र को एक जो है एक क्रमबद्ध अध्ययन किया है। और तो अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, ठीक है, कौन है, एडम स्मिथ है। अगला है, आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं। आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं, देखो आर्थिक एजेंट जो है, अभी ऊपर गए थे हमने, नाम देखा भी था आर्थिक एजेंट में, ठीक है ना, परिवार है, सरकार है, ठीक है ना, बैंक है, निगम है, ठीक है, उत्पादक है, ये सब आर्थिक एजेंट हैं। तो आर्थिक निर्णय लेते हैं, जो आर्थिक निर्णय लेते हैं वो होते हैं आर्थिक एजेंट। तो उत्तर क्या आएगा इसमें, जो आर्थिक निर्णय लेते हैं वो आर्थिक एजेंट हैं। उदाहरण में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, उदाहरण में हम लिख सकते हैं, सरकार है, ठीक है ना, उसके बाद बैंक है, निगम है ना, उत्पादक है, उपभोग है, उपभोक्ता है, ये आर्थिक एजेंट हैं। अगला है, मजदूरी की दर किसे कहते हैं। देखो मजदूरी की दर जो है वो श्रमिकों की मांग व पूर्ति पर, ठीक है ना, श्रमिकों की मांग व पूर्ति पर मजदूरी दर का क्या होता है, निर्धारण होता है कि श्रमिकों की मांग कितनी है किसी अर्थव्यवस्था में और श्रमिकों की किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ति कितनी है। अब देखो मांग और पूर्ति एक दूसरे को जहां पर जो बराबर होगी वहां पर मजदूरी की दर का क्या हो जाएगा, निर्धारण हो जाएगा। तो श्रमिकों की मांग और वह श्रमिकों की पूर्ति जो है वो मजदूरी दर को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो देखिए एक वाक्य में हमारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बड़ा लेक्चर जरूर हो रहा है मगर इसको देखने से आपके बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर और भी हो जाएगी। हमको 2 नंबर हमको पूरी अच्छी तरीके से कवर करना है, ठीक है। अगला है और वो है, सत्य असत्य बताइए।
ठीक, तो पहला है बेरोजगारी का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है और बिल्कुल गलत है। समष्टि से संबंधित है बेरोजगारी का, क्योंकि बेरोजगारी जो है एक आर्थिक अर्थव्यवस्था के स्तर की जो है समस्या है और एक बड़ी समस्या है, एक समग्र समस्या है। तो स्वाभाविक सी बात है, समष्टि जो है इसका के अंतर्गत ये आती है, मगर यह व्यष्टि लिखा है, यानी पूरी तरीके से ये गलत है, असत्य है। दूसरा है, और वो है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। बिल्कुल सही है। मूल्य का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र को बोलते ही कीमत यंत्र, ठीक है ना। तो वस्तु के मूल्य का निर्धारण जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। मूल्य निर्धारण जो है किसी वस्तु का, वो एक छोटी क्रिया है, छोटी इकाई है, और वो व्यष्टि अर्थशास्त्र करता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तीसरा है सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, और सूक्ष्म यानी माइक्रो और माइक्रो यानी व्यष्टि, ठीक है। तो सूक्ष्म का संबंध तो व्यष्टि से है, समष्टि से नहीं है भाई। ठीक, तो समष्टि से नहीं है, इसका अर्थ ये है कि गलत है। तीसरा क्या है, गलत है, असत्य है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं है, ये भी गलत है, पूरक हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। तो क्या आएगा इसमें, असत्य आएगा, प्रतियोगी नहीं है, पूरक है। अगला है, और वो है छठा नंबर का, और वो है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये हो जाएगा सही, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, किसी फर्म का उत्पादन एक समष्टि चर नहीं है। किसी फर्म का उत्पादन एक समष्टि चर नहीं है, ठीक है। तो ये है असत्य, ठीक है, ये क्या है, असत्य है। अगला है और अंतिम है, वो है लाभ अधिकतम करने वाली फर्म एक आर्थिक एजेंट नहीं है। तो एक आर्थिक एजेंट है जो लाभ कमाती है, तो वो आर्थिक क्रिया में संलग्न है। अब आर्थिक क्रिया में संलग्न है, इसका अर्थ सीधी सी बात है कि लाभ कमा रहा है, यानी आर्थिक क्रिया में संलग्न है, या तो उत्पादन कर रहा है वो, ठीक है। क्या कर रहा है, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तभी तो उसको लाभ मिल रहा है। और उत्पादन करना जो है वो क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। तो ये क्या है, ये भी सही है, ये क्या है, सही है। देखिए विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको ये इकाई जो है बहुविकल्प वाली जो पहली इकाई है, जिसमें सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा जो समझाया गया है, मेरे द्वारा जो बताया गया है, वो आपको पसंद आया होगा। और आपके वार्षिक एग्जाम में जो है इससे 2 नंबर कवर होंगे, अगर इस अध्याय को आप आराम से 1 या 2 बार सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो आपके 2 नंबर कवर हो जाएंगे। और वार्षिक अभी अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाली है 1 दिसंबर से, तो उम्मीद है उसमें तो और ज़्यादा क्वेश्चन इसके फ्रेम होने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है आपको तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी आपके मित्र हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, 12th के, चाहे वो कॉमर्स संकाय के हों, चाहे वो फिर वो आर्ट्स संकाय के हैं, उनको शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस लेक्चर का लाभ लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।